नमस्कार। हम पढ़ रहे थे आरबीएससी सिलेबस कक्षा 10 की एसएसटी की बुक, जिसमें हम 4 पाठ पढ़ चुके थे। अगला अध्याय 5 लोकतंत्र। लोकतंत्र अर्थ एवं विभिन्न प्रकार। लोकतंत्र का अर्थ। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र, जनतंत्र अथवा प्रजातंत्र। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस तथा क्रेटिया के संयोग से बना है। यद्यपि डेमोस का मूल अर्थ है भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया जाने लगा है और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। इसमें 3 अंतः संबंधित अर्थ निहित हैं। यह निर्णय लेने की एक विधि है, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है तथा यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। वर्न्स के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा है। लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके विभिन्न रूपों से जुड़ी अवधारणाओं से परिचित हों। लोकतंत्र के विभिन्न रूप। आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख रूपों एवं उनसे संबंधित अवधारणाओं को निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया जाता है। राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा आर्थिक लोकतंत्र और चौथा है नैतिक लोकतंत्र। पहला राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई है, अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूपों का उल्लेख किया है। पहला राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र तथा शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक राज्य से है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभु सत्ता का निवास जनता में होता है और इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण तथा उसको पदच्युत करने की पूर्ण व अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित एवं व्यवहारिक रूप है। यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती हैं। संक्षेप में ये दोनों मानती हैं कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के 2 उपभेद हैं। प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी मुख्यतः 2 रूप प्रचलित हैं। एक तो है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं, जैसे राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधान में विश्वास करता है। यह प्रभु सत्ता का निवास जनता में मानता है। राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और इसका व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। जनता शासन सरकार को नियुक्त करती है, यानी कि जनता शासन को नियुक्त करती है अथवा जनता सरकार को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण करती है, उसे
हटा भी सकती है। राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का साधन होता है। दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक समता की भावना। संक्षेप में सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग, वर्ण, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। हर नशा के अनुसार लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें आवश्यक हैं: धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेषाधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए। और दूसरी बात है कि सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाएं। आर्थिक लोकतंत्र। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया है। 18वीं व 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की थी, जो मार्क्सवादियों व समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से सर्वथा भिन्न एवं विपरीत है। नैतिक लोकतंत्र। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति सन 1789 की फ्रांस की उदार लोकतंत्रवादी क्रांति स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे के नारे के रूप में हुई है। इन तीनों में भाईचारे, बंधुत्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती। लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र स्वयं में एक विस्तृत विचारधारा है और विद्वानों में इस तथ्य पर मतभेद है कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग कौन करता है अथवा सत्ता का वास्तविक उपभोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए, शासक व शासित वर्ग में किस प्रकार के संबंध होते हैं और लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए। इस प्रकार के चिंतन के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे पहला, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। चौथा है लोकतंत्र का मार्क्सवाद सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। पांचवा है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र के सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा किया गया है। इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। इन सभी विद्वानों ने व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता एवं अधिकार आदि के संदर्भ में
अपने लोकतंत्र संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं एवं लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है, व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, अतः अपना हित अनहित समझने की क्षमता रखता है। दूसरा है, सभी व्यक्ति मनुष्य हैं और इस नाते उनमें न्यूनतम तर्क बुद्धि एवं संवेदनशीलता होने के कारण वे सभी मूलतः समान हैं। तीसरा है, शासन का गठन उदारवादी एवं लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, अर्थात सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। चौथा है, शासन सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, अतः सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र न्यासी ट्रस्टी होती है। शासन के संचालन के निश्चित एवं आधारभूत नियम हैं, जैसे शासन का संचालन जनता द्वारा जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना चाहिए और शासन के गठन एवं संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए। व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं एवं अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। लोकतंत्र में निर्णय बहुमत से लिया जाता है, किंतु इस प्रक्रिया में अल्पमत के प्रति पूरी सहिष्णुता बरती जाती है। बहुमत का निर्णय अल्पमत पर बल प्रयोग से थोपा नहीं जाता, बल्कि समझा बुझाकर मनवाया जाता है। यही तत्व लोकतंत्र को बहुसंख्यकवादी तानाशाही से अलग करता है। दूसरा है, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण का मूल आधार बहुलवादी विचारधारा है, जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास H.J. लॉस्की, अर्नेस्ट वार्कर, मिस फॉलेट, G.D.H. कोल, डिग्वी आदि ने किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रॉबर्ट डेहल ने इसके विकास में योगदान दिया। उसने बहुलवादी लोकतंत्र को बहुलतंत्रवाद कहना पसंद किया है। रॉबर्ट प्रिस्थस के अनुसार लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। तीसरा है, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र के इस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग है, जिसे विशिष्ट वर्ग बोलते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक हैं रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्का, पैरेटो, वर्नहम, सी राइट मिल्स आदि। रॉबर्ट मिचेल्स एक जर्मन विचारक हैं और उसने अपने विचार द पॉलिटिकल पार्टीज नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किए हैं। मोस्का इतालवी विद्वान हैं जिसने अपने विचार द रूलिंग क्लास नामक कृति में प्रस्तुत किए हैं। चौथा सिद्धांत है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र के एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है, जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है, किंतु मार्क्सवादियों ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा में दिखाई पड़ता है और इसे व्यावहारिक रूप लेनिन, स्टालिन, माओ से तुंग आदि ने दिया है। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना सिद्धांत है।
यह है उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस स्वरूप पर बल देता है उसे प्राय लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। यह सिद्धांत क्रांति एवं हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी एवं संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है और इसके द्वारा आर्थिक समानता के आदर्श को भी प्राप्त किया जा सकता है। लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। संपूर्ण उदारवादी लोकतंत्र तथा इससे संबंधित लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के दो प्रमुख प्रकार स्वीकार किए जाते हैं। पहला है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। पहला, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य का प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। वह नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बताती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है। हर्नशा का कथन है, वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। हर्नशा का यह मत प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर पूरी तरह से लागू होता है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती थी और वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों या प्रांतों में पाई जाती है। वस्तुतः प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था केवल छोटे तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है, किंतु वर्तमान काल में अधिकांश राज्य आकार एवं जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हैं और इसलिए उनमें इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं है। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र ही पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, अपितु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। J.S. मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति या प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। अन्य विद्वानों ने भी मिल की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषाएं दी हैं। इस संबंध में कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहली है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। यह परिभाषा दी है लॉर्ड ब्राइस ने। लोकतंत्र दूसरी है, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। ये डायसी की परिभाषा है। सीले की परिभाषा पढ़ते हैं। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का या शासन कार्य में भाग हो। ये सीले की परिभाषा है। अगली है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई अनेक परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली कुछ विशिष्ट लक्षणों से युक्त है। लोकतंत्र की विशेषताएं। जनता का शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। जनता का अर्थ संपूर्ण जनसमूह एवं प्रत्येक व्यक्ति से है।
इस प्रकार यह किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन नहीं है। दूसरा है जनता द्वारा निर्मित शासन। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। तीसरा है लोकतंत्र शासन का एक साधन है, साध्य नहीं। लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता है, अपितु शासन को एक साधन माना जाता है। वास्तव में लोकतंत्र में शासन निम्नलिखित साध्यों, लोकतांत्रिक साध्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है। ये साध्य है, पहला साध्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गौरव की रक्षा। दूसरा है सार्वजनिक हित की वृद्धि। जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र में शासन प्रणाली लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकारती है, अतः लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ये इसकी विशेषता है, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। इसका अर्थ है कि यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती है, जनमत का सम्मान नहीं करती अथवा सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती तो जनता उसे बदल सकती है। अगली विशेषता है लोकतंत्र विकासशील शासन है। आधुनिक काल तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र था जो बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया और वर्तमान में यह लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा से संबंधित हो गया है। इस विकास का परिणाम यह हुआ है कि जहां प्रारंभ में लोकतंत्र ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता तथा संवैधानिक शासन विधि के शासन पर ही बल दिया था, वहां अब यह सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकार करने लगा है। इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने उसके मूल्यात्मक स्तर में वृद्धि की है। आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दो प्रमुख रूप हैं, संसदात्मक शासन एवं अध्यक्षात्मक शासन। प्रथम का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली है, यानी कि संसदात्मक शासन का उदाहरण है ब्रिटेन की शासन प्रणाली। द्वितीय का उदाहरण यानी अध्यक्षात्मक शासन, तो अध्यक्षात्मक शासन का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का मिश्रित रूप है। ये स्विट्जरलैंड में दोनों का मिश्रित रूप है। अगली है लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। एक और वर्ग जैसे विद्वानों ने पूर्ण लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना है, तो दूसरी ओर लॉवेल जैसे विद्वानों ने इसे सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। अतः निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम इसके गुण व दोषों का अध्ययन करें। लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला है सार्वजनिक हित में वृद्धि। प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के लिए वायदे के आधार पर चुनाव जीतते हैं और उन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है। अतः ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ये इसका पहला गुण है, सार्वजनिक हित में वृद्धि। दूसरा गुण है कार्यकुशल शासन। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली माना जाता है। लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक कारण हैं, जैसे इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती हैं, अतः इनको लागू करने में जन सहयोग मिलता है। लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः यह शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। तीसरा गुण है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों एवं आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। सामान्य नागरिक
अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है। इस गुण के कारण ही गैटेल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। चौथा है नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। लॉवेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। ब्राइस के अनुसार जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और वह कर्तव्य प्रिय हो जाता है। व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है और वह साथी नागरिकों के साथ सहयोग, सहिष्णुता, उदारता व सहानुभूति का व्यवहार करने लगता है। पांचवा गुण है देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। इससे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम व अपनत्व की भावना का विकास होता है। मिल के शब्दों में लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। अगला गुण है क्रांति से सुरक्षा। क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहाँ शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती है। लोकतंत्र में स्थिति इससे एकदम विपरीत होती है। इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने और चुनाव लड़ने का हक होता है। साथ ही किसी विषय पर सरकार से असहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की स्वतंत्रता भी क्रांति की संभावना कम करती है। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र व्यक्ति की समता व स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है। यह व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता, अपितु सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता तथा विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है जो व्यक्ति को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अत्याचार से बचाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन की अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस देती है और शासन से उसकी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन कराती है। कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक। लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान पर किसी प्रकार का अनुचित नियंत्रण नहीं करता है, अपितु इनका विकास चाहता है। लोकतंत्र की तुलना में अधिनायकवाद में इन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण होता है क्योंकि वहाँ विचार एवं कर्म की स्वतंत्रता नहीं होती। अतः अधिनायक तंत्रों में कला, साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र में पर्याप्त विकास नहीं होता है और विज्ञान के विकास में भी बाधा आती है। संविधानवाद में आस्था। लोकतंत्र संविधानवाद में आस्था रखता है। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास करता है और वह ऐसी विधि को स्वीकार करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकारता हो। इसका सरल अर्थ है कि लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन में विश्वास रखता है और शक्ति के विकेंद्रीकरण को स्वीकार करता है। शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पैदा करता है और यह जन सहमति पर आधारित शासन है। अतः जब भी राष्ट्र पर संकट आता है तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। विश्व शांति का समर्थक। राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा अधिनायक तंत्र का इतिहास बताता है कि इन शासन प्रणालियों ने समय समय पर विश्व की शांति को खतरा उत्पन्न किया है।
इसका कारण यह है कि ये शासन प्रणालियाँ सैनिकवाद, कठोर विदेश नीति तथा विस्तारवाद में विश्वास रखती हैं, किंतु लोकतंत्र विश्व शांति में व सहयोग में आस्था रखता है। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखता है और राष्ट्रों के बीच विवादों को पारस्परिक वार्ता एवं समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा सुलझाना चाहता है। अब है लोकतंत्र के दोष। लोकतंत्र में निम्नलिखित दोष हैं जिन्हें हम उसके विपक्ष में तर्क भी कह सकते हैं। लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है, अतः उसे मताधिकार देता है और मानता है कि वह राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में समर्थ होगा। किंतु आलोचकों का मत है कि व्यक्ति मूलतः ऐसा अबौद्धिक प्राणी है जो अपने मूल संवेगों व आवेगों से चालित होता है। इसलिए व्यक्तियों को जब मताधिकार दे दिया जाता है तो हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह भीड़तंत्र मिलता है। बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। इस व्यवस्था में यह माना जाता है कि गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र के बारे में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि यह व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। वास्तविक स्थिति इससे एकदम भिन्न है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और उसे ही राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसकी भावना को भड़काते रहते हैं। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है, किंतु यह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता। आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी अर्थहीन हो जाती है। लोकतंत्र में चुनावों में धनिक खड़े होते हैं और वे अपने धन की शक्ति व प्रभाव के द्वारा चुने जाते हैं। जब व्यवस्थापिका के अधिकांश व्यक्ति धनवान होते हैं तो वे कानून भी ऐसे ही बनाते हैं जो धनिक वर्ग के हित में होते हैं। इस प्रकार आर्थिक असमानता के कारण लोकतंत्र में गरीब वर्ग की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी लगभग अर्थहीन हो जाती है। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं, किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष भी होते हैं और इनके कारण लोकतंत्र में विकार आता है। सिद्धांत रूप में सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है और वे जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक व आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, किंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को महत्व देते हैं। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। सिद्धांत रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है, किंतु व्यवहार रूप में लोकतंत्र अनुत्तरदायी दिखाई पड़ता है। लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता है। जब भी कोई बड़ी असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दल के आंदोलनों एवं अड़ंगा डालने की नीति को असफलता के लिए उत्तरदायी बताती है, किंतु विरोधी दल असफलताओं के लिए स्वयं सरकार की नीतियों को दोषी बताते हैं। सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में तथा कानून के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है और समय की भी बर्बादी होती है। सभी कार्य विभिन्न समितियों के द्वारा तथा व्यवस्थापिका की लंबी चौड़ी बहस द्वारा किए जाते हैं।
लोकतंत्र की यह प्रक्रिया समय व धन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली होती है। इस प्रकार आम चुनावों में भी राष्ट्रीय धन व समय की बहुत हानि होती है। गरीब देशों के लिए लोकतंत्र एक और तो धन की दृष्टि से बहुत खर्चीली प्रणाली है और दूसरी ओर इसमें विकास की गति भी बहुत धीमी है। उदासीन मतदाता। लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, किंतु लोकतंत्र में होने वाले चुनावों में मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं रखते हैं। राजनीतिक दलों तथा उनके उम्मीदवारों के अत्यधिक प्रयत्नों के बावजूद मतदान में 50 से 60% के बीच में मतदाता भाग लेते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के दोषों के कारण स्वयं जनता इस शासन प्रणाली को अपना नहीं मानती है। इसके अलावा जब सभी मतदाता मतदान नहीं करते हैं तो प्राय कम योग्य तथा अवसरवादी प्रकृति के प्रतिनिधि भी चुन लिए जाते हैं। संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र शासन कमजोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रीकृत होती है। इस प्रणाली में शीघ्र व गुप्त निर्णय संभव नहीं होते। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय लोकतांत्रिक देश नाजी जर्मनी के सामने और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य साम्यवादी सोवियत संघ के सामने कमजोर सिद्ध हुए हैं। लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं। साम्यवादी आलोचकों का मत है कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं। पूंजीवादी युद्ध एवं साम्राज्यवाद को जन्म देता है, अतः लोकतांत्रिक राज्यों को विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जा सकता। ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों ने युद्ध एवं साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था। यद्यपि वर्तमान में यूरोप के समृद्ध लोकतांत्रिक राज्य युद्ध एवं राजनीतिक साम्राज्यवाद के विरोधी दिख पड़ रहे हैं, किंतु उनकी नीतियां एक नए प्रकार के आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दे रही हैं, जिसे हम नव उपनिवेशवाद कहते हैं। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की मदद से अफ्रीका व एशिया की अर्थव्यवस्था को अपने हित में प्रभावित कर रहे हैं। साम्यवादी विचारकों का मत है कि आधुनिक काल में भी लोकतंत्र और पूंजीवाद की साठगांठ है और यह विश्व शांति के लिए खतरा है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थिति। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। कोई भी शासन प्रणाली विशिष्ट परिस्थितियों में ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है और प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर उसका पतन हो जाता है। यह बात लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में सत्य है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अनेक राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना की गई, किंतु अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली असफल हो गई और इसका स्थान अधिनायकवाद ने ले लिया। वर्तमान एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका महाद्वीपों में भी अनेक देशों में लोकतंत्र शासन का पतन हुआ, क्योंकि इन देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों या परिस्थितियों का अभाव रहा है। विद्वानों का मत है कि निम्नलिखित परिस्थितियां लोकतंत्र के सफल संचालन में सहायक हो सकती हैं। पहली, शांति तथा व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो और युद्ध या बाहरी आक्रमण का भय नहीं हो। ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहता है और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, किंतु जब देश में राजनीतिक स्थिरता और व्यवस्था को चुनौती देने वाले आंदोलन चलते हैं अथवा बाहरी आक्रमण होता है तो सरकार राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा के लिए सत्ता का केंद्रीकरण करती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक पाबंदियां लगाती है। इस स्थिति में लोकतंत्र दम तोड़ने लगता है और अधिनायक तंत्र की स्थापना का मार्ग खुल जाता है। अतः लोकतंत्र में शांति व्यवस्था आवश्यक है। दूसरा है
सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह ज़रूरी है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत हो। यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी व इटली में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने के बाद ही इन देशों में लोकतंत्र का अंत हुआ और तानाशाही की स्थापना हुई। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में आर्थिक अव्यवस्था के कारण वहाँ के देशों में लोकतंत्र का अंत हुआ और साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। आधुनिक काल में भी लैटिन अमेरिका के राज्यों में लोकतंत्र की असफलता का एक बड़ा कारण आर्थिक अव्यवस्था है। अनेक अफ्रो एशियाई राज्य भी ऐसे संकट से गुजर रहे हैं। आर्थिक समानता की स्थापना। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए केवल इतना ही जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो, अपितु यह भी ज़रूरी है कि राज्य में यथासंभव आर्थिक समानता हो, अर्थात गरीबी व अमीरी के बीच चौड़ी खाई नहीं हो। यह तभी संभव है कि जब देश में बड़ी मात्रा में मध्य वर्ग मौजूद हो। इस स्थिति में ही लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले वर्ग संघर्ष से बचा जा सकता है। सामाजिक न्याय की स्थापना। लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है कि व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। सभी व्यक्ति कानून के सामने समान माने जाएं। उन्हें न्यायालय समान कानूनी संरक्षण दे। इस प्रकार जब समाज में सभी व्यक्तियों को समान स्थिति प्राप्त होती है तो उनके बीच भावात्मक एकता स्थापित होती है और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। शिक्षित व जागरूक जनता। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित एवं जागरूक होना आवश्यक है। शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्याओं को तथा इसकी प्रक्रिया को समझने में समर्थ होती है और स्वस्थ जनमत का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा जब जनता जागरूक होती है तो सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों एवं कार्यों का विरोध करने में समर्थ होती है। जनमत का निर्माण। जनमत का निर्माण। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि प्रेस, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जब जनमत निर्माण के साधन स्वतंत्र होते हैं तब नागरिक संगठित रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों व कार्यों की आलोचना करने में सफल होते हैं, जिसमें लोकतांत्रिक मर्यादा बनी रहती है। इस स्थिति में लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य करता है। नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। जब किसी समाज में नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र श्रेष्ठ होता है तो वहाँ लोकतंत्र की सफलता की बहुत उम्मीद होती है। ऐसे समाज में व्यक्ति अपने अधिकारों व कर्तव्यों का उचित प्रयोग करते हैं। वे सार्वजनिक समस्याओं पर लोकहित की दृष्टि से विचार करते हैं और साथ ही नागरिकों के प्रति सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, सेवा, प्रेम आदि का व्यवहार करते हैं और अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। वस्तुतः लोकतंत्र अंतिम दृष्टि से जनता की शक्ति पर निर्भर करता है और जब जनता का नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र सुदृढ़ होता है तो लोकतंत्र भी सफल होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन। अधिनायक तंत्र का आधार है सत्ता का केंद्रीकरण और लोकतंत्र का आधार है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर जनता के विभिन्न वर्ग शासन के कार्यों में भाग लेते हैं और लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का एक अच्छा रूप स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही सामान्य व्यक्ति शासन कार्यों में रुचिपूर्वक भाग लेता है और उसे सही मायने में नागरिकता की शिक्षा प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रताएं। लोकतंत्र सीमित शासन के सिद्धांत को मानता है, जिसका अर्थ है कि संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जानी चाहिए और इन स्वतंत्रताओं की रक्षा का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रताओं का
अर्थ है कि नागरिकों को विचार प्रकट करने की, संगठन बनाने की, सभा करने की, शांतिपूर्ण आंदोलन करने की स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। मौलिक स्वतंत्रताओं का निष्कर्ष है कि नागरिकों को सरकार की उन सब नीतियों एवं कार्यों की शांतिपूर्ण आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए जिन्हें वे लोकतंत्र एवं सामान्य हित के विरुद्ध समझते हैं। यह स्पष्ट ही है कि नागरिक मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रयोग के लिए जनमत निर्माण के साधनों का स्वतंत्र होना भी जरूरी है। अगला है लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं। लिखित संविधान का अर्थ है कि संविधान की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उसकी व्याख्या को लेकर विवाद एवं भ्रम उत्पन्न नहीं हो। इसके अलावा संविधान में संशोधन की पद्धति कठोर होनी चाहिए ताकि कोई राजनीतिक दल अपने बहुमत का लाभ उठाकर लोकतंत्र को अधिनायक तंत्र में नहीं बदल ले, जैसा कि जर्मनी में हिटलर ने किया था। लोकतांत्रिक परंपराओं से आशय आचरण के उन नियमों व व्यवस्थाओं से है जिनका वर्णन संविधान या कहीं और भले ही लिखित रूप में नहीं होता, पर वह लोकतांत्रिक पद्धति व प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली होती है और जिन पर लगभग सर्वदलीय सहमति बन जाती है। स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। लोकतंत्र का आधार संविधानवाद है, जिसका अर्थ है कि लोकतंत्र में सरकार को निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती, अपितु उसे अनिवार्य रूप से संवैधानिक मर्यादाओं व सीमाओं को स्वीकारना होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए एक शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जरूरी होती है, क्योंकि ऐसी न्यायपालिका ही कार्यपालिका को कानून का उल्लंघन करने व अत्याचारी बनने से रोकती है और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित करती है। ऐसी न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता की भी रक्षा करती है। योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई नीतियों को कर्मचारी तंत्र ही लागू करता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि कर्मचारी तंत्र न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, अपितु उसे आम जनता के लिए सेवा भावी भी होना चाहिए। उसे सदैव दलगत राजनीति में तटस्थ एवं निष्पक्ष रहना चाहिए। स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था। लोकतंत्र व्यवहार में दलीय शासन प्रणाली है, अतः लोकतंत्र की सफलता राजनीतिक दलों की नीतियों, कार्यक्रमों एवं निष्ठा पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों का निर्माण स्वस्थ आधार पर हो, उनका संगठन क्षेत्रीय, भाषाई अथवा सांप्रदायिक आधार पर नहीं होना चाहिए, अपितु राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिए। इसका अर्थ है कि राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को लेकर होना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों के संचालन में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। समय समय पर दलों में आंतरिक चुनाव होने चाहिए। हाँ हाँ, कौन है? है क्यों? धोया धाई तो हुई ना घर की, कछ हुई? धोया धाई तो कछ हुई ना घर की, मूड भी ना धोया। सोमवार को पूज लीजो, सोमवार को पूज लीजो बासड़ा। है आ रही हूँ तो रख दूंगी आलू, रख दूंगी तो आलू। अभी पानी ना लाई तुम। और दिन से पे आप पानी ले जा रही है, जब से पानी भी ना ला गया।
योग्य व निष्ठावान राजनेता। लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य, बुद्धिमान तथा लोकतंत्र में निष्ठा वाले राजनीतिज्ञों का होना बहुत जरूरी है। ऐसे राजनीतिज्ञ ही राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक हल ढूंढने में समर्थ होते हैं। यदि राजनीतिज्ञ भ्रष्ट, अवसरवादी, झूठे, सत्ता के लोभी, समर्थकों को अनुचित लाभ पहुंचाने वाले तथा कुत्सित भावनाओं को भड़काने वाले होते हैं, तो वे लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदल देते हैं और देश के सामने नेतृत्व का संकट पैदा हो जाता है। सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि शासन द्वारा ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाएं जो एक और कृषि व उद्योगों के संतुलित विकास में सहायक हों, राष्ट्रीय आय की वृद्धि करती हों तथा समाज के श्रमिक वर्ग व कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक हों। आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि आधारभूत मामलों पर समाज के बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वर्गों तथा राजनीतिक दलों में सहमति हो। महत्वपूर्ण बिंदु। लोकतंत्र शब्द का अर्थ डेमोस प्लस क्रेटिया अर्थात जनता की शक्ति, जनता का शासन। आधुनिक युग में लोकतंत्र उदारवादी बौद्धिक आंदोलन की देन है। वर्तमान में उदारवादी लोकतंत्र अत्यंत लोकप्रिय है और इसके व्यापक अर्थ को निम्नलिखित रूप में प्रकट किया जा सकता है। यह निर्णय लेने की एक विधि है, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है तथा यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। ये वर्ण्स की परिभाषा है। लोकतंत्र के 4 प्रमुख रूप हैं। राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूप हैं। राज्य के रूप में लोकतंत्र और शासन के रूप में लोकतंत्र। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा प्रभु सत्ता का निवास जनता में मानती है। लोकतांत्रिक राज्य का व्यवहारिक रूप लोकतांत्रिक शासन है। लोकतांत्रिक शासन के 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र 2 रूप में प्रचलित है, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। राजनीति लोकतंत्र की आधारभूत विशेषताएं हैं जो कि निम्न है। यह उदारवादी संविधान में विश्वास करता है, यह लोक प्रभुत्व में विश्वास करता है, इसका सैद्धांतिक पक्ष है लोकतांत्रिक राज्य और व्यवहारिक पक्ष है लोकतांत्रिक शासन। यह साधन है, साध्य नहीं, यह विकासशील अवधारणा है। सामाजिक लोकतंत्र की विशेषताएं हैं सामाजिक समानता, सभी को सामाजिक प्रगति के समान अवसर, राजनीतिक लोकतंत्र का अनुपूरक होना। आर्थिक लोकतंत्र, इसके 3 उपप्रकार एवं अर्थ हैं। व्यक्तिवादी आर्थिक लोकतंत्र जो शुद्ध पूंजीवादी लोकतंत्र होता है। मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र जो पूंजीवादी लोकतंत्र से एकदम विपरीत आर्थिक समतावादी तंत्र है। उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र जो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा में विश्वास करता है। नैतिक लोकतंत्र, इसके प्रमुख लक्षण एवं विशेषताएं। नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर बल, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की भावना पर बल, अपनी प्रकृति से अंतर्राष्ट्रवादी विचारधारा में विश्वास। अब इसके अभ्यास प्रश्न हैं और ये पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।